हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आपके पिछले 1 वीक में रहे हैं और जो आपके यूपीएससी के रिलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन नाउ। एज यू नो, दिस इज आवर सर्वाधार सीरीज जहां पर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देखने को मिलता है फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स, दैट इज यूपीएससी 2025। नाउ द सोर्सेज वी कवर, इट इज द 9 sources that includes the Hindu, Indian Express, Live Mint, Economic Times, Down to Earth, PIB, PRS, योजना, कुरुक्षेत्र। राइट, सो 9 के 9 सोर्सेज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहीं से हमारे जितने भी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलते हैं यही सोर्सेज रखते हैं। तो पहली न्यूज़ पे मूव करते हैं, दैट इज न्यू स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस। नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टैचू। एक नया स्टैचू यहाँ पर लिया है, दैट इज लेडी जस्टिस इन इट्स जजेस लाइब्रेरी टू रिफ्लेक्ट अ मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिकली पहले ये पुराना, आपको ये पुरानी फिगर देखने को मिलती है, अब जो न्यू फिगर है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। सो वो चेंजेस क्या हैं, दैट बिकम्स क्रूशल, राइट, वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ जो स्टैचू है लेडी जस्टिस की, ये डिज़ाइन करी गई है विनोद गोस्वामी के द्वारा, जो कि एक म्यूरलिस्ट हैं और एक एजुकेटर हैं दिल्ली में। एंड अब जो यहाँ पर आपको स्टैचू देखने को मिलता है, शी इज़ वेयरिंग अ साड़ी, राइट, साड़ी क्लाड है एंड विमेन विदाउट अ ब्लाइंड फोल्ड। सो जनरली आपको देखने को मिलता है, जो जस्टिस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है वहाँ पर आपको ब्लाइंड फोल्ड देखने को मिलता है, बट यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड नहीं है, ठीक है। सो ये याद रखना है, अ वुमेन विदाउट अ ब्लाइंड फोल्ड। शी होल्ड स्केल्स, नाउ जिसको तराजू कहा जाता है। नाउ जो स्केल्स हैं इन वन हैंड एंड अ कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द अदर, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो एक हाथ में उनके आप देख सकते हैं स्केल्स हैं और दूसरे हाथ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। ना सिंबॉलिज्म क्या है, that law is not blind, this is very important, law is not blind, it seats everyone equally, right? So this is said according to the Chief Justice D.Y. Chandrachud. Now this new representation aims to convey the importance of impartiality and equality in justice. So यहाँ पर ये symbolize क्या करता है, ये impartiality और equality and justice को symbolize करता है। क्लैरिटी है। नाउ यहाँ पर हम कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। द इमेजरी ऑफ लेडी जस्टिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन मिथोलॉजी, नोटेबली रिप्रेजेंटेड बाय द थेमिस। तो थेमिस और जो जस्टिशिया आपको देखने को मिलते हैं वो बेसिकली यहाँ पर वहाँ से आपको ये मुराल पेंटिंग आपको देखने को मिलती है, हु वर नॉट ट्रेडिशनली डिपिक्टेड ब्लाइंड फोल्डेड। सो ट्रेडिशनली वो ब्लाइंड फोल्ड नहीं थे एंड इवेंचुअली यही हमने अडॉप्शन की है, राइट। सो ब्लाइंड फोल्डेड इमेज जो है वो बेसिकली पॉपुलराइज हुई 15th सेंचुरी में। बेसिकली क्या है, एज अ क्रिटिक ऑफ जस्टिस। सो द ब्रिटिश राज इंट्रोड्यूस द आइकोनोग्राफिक ऑफ लेडी जस्टिस इन इंडिया विच कॉन्टिन्यूज टू बी यूज्ड इन कोर्ट हाउसेस में आज भी आप यूटिलाइज करते हुए देखते हैं। एंड इवन जो आपके लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर भी आपको ये स्टैचू देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ हिस्टोरिकल डिपिक्शंस ऑफ लेडी जस्टिस कैन बी फाउंड इन मेजर इंडियन हाई कोर्ट्स। सो मेजर इंडियन हाई कोर्ट्स में भी देखने को मिलता है। इट इज समटाइम्स विद और विदाउट ब्लाइंड फोल्ड, राइट। सो ब्लाइंड फोल्ड कहीं होता है, कहीं पर नहीं होता है। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड सेक्शन ए ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। नाउ सिटीजनशिप एक्ट, एज यू नो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 6A है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, 6A क्या है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है। सो 4-1 मेजोरिटी से वर्डिक्ट मिला है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन ए ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ना इसके बारे में जान लेते हैं। सो आप देख सकते हैं जो सेक्शन 6A है वो किससे डील करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। सो सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट कन्फर्स citizenship to immigrants who entered Assam after January 1st, 1966 but before March 24th, 1971. Now basically इसका प्रोविजन को हमने ऐड कब किया था, जब हम असम अकॉर्ड के पास पहुंचे थे ना। असम अकॉर्ड एज यू नो यहाँ पर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल अग्रीमेंट था, जिसमें आपको असम गवर्नमेंट देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलती है एंड आसू देखने को मिलता है, जो कि 1985 में किया गया था। और उसके बाद आपको ये सेक्शन ऐड होता हुआ दिखता है जिसमें ये कहा गया है दैट यू हैव टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू द इमिग्रेंट्स जो एंटर करे बांग्लादेश से, कहाँ पर आए, असम में आए। कब आए, 1966 से लेकर 1971 तक ना। 1971 एज यू नो 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट किया जाता है। उससे पहले बांग्लादेश क्या था, इट वाज ईस्ट पाकिस्तान, राइट। सो वहां पर सिटीजनशिप अक्वायर करने की बात की गई है ना। 6A के तहत क्या कहा गया है, फॉरेनर्स हु हैड एंटर्ड असम बिफोर 1st January 1966 एंड हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द स्टेट वुड हैव ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडियन सिटीजंस। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया था कि 1966 के बाद अगर उनकी रेजिडेंसी इंडिया में ही है, असम में ही रहे हैं, उसके बाद उनको जो भी प्रोविजंस, जो भी
एक इंडियन सिटीजन को राइट्स मिलते हैं वो राइट्स सारे उनको दिए जाएंगे, राइट। सो दिस वाज इनहेरेंट इन असम अकॉर्ड, जिसकी वजह से आपको सेक्शन 6 से ऐड करता हुआ दिखा। Now, the cutoff date provides a different standard for citizenship for immigrants entering Assam than the rest of India, which is July 1948. Now, generally अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर जुलाई 1948 था, लेकिन असम क्योंकि स्पेशल कंडीशन था इसीलिए यहाँ पर जो चेंज है वो किया गया था। एंड बेसिकली इट वायलेट्स व्हाट, राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी आपके पास एग्जिस्ट करता है आर्टिकल 14 में। तो इट इज सेड कि जो सेक्शन 6A से इंक्लूजन की गई थी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो कट ऑफ डेट थी इट वाज जुलाई 1948, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ डेट क्या रखी गई, 1966, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ये क्या वायलेट करता है, राइट टू इक्वालिटी वायलेट करता है। Also the provision violates the right of indigenous people. Now indigenous people जो आपको देखने को मिलते हैं स्पेशली अंडर आर्टिकल 29, जिसमें आपको लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज देखने को मिलती हैं, उनके लिए राइट्स दे रखे हैं, तो ये उसको भी वायलेट करता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर बेंच बिठाया गया था एंड इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड कि सेक्शन 6A वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ असम अकॉर्ड है क्या, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ 1985 में अकॉर्ड साइन किया गया था, जिसमें आपको यूनियन ऑफ इंडिया देखने को मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ असम देखने को मिलते हैं ना, आसू विच इज ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, राइट। सो ये यहाँ पर इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे असम अकॉर्ड डिपार्टमेंट की ड्यूरिंग द ईयर 1986। सो असम अकॉर्ड जो है वो बेसिकली सेट क्या करता है, मार्च 24, 1971 एज द कट ऑफ डेट। एनीवन who entered after that will be deported. So असम अकॉर्ड में ये कहा गया था कि जो 24 मार्च 1971 के बाद एंटर हुआ है असम में, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्लैरिटी है, आई होप आपको समझ आएगा। तो बेसिकली दे विल बी डेल्ट एज फॉरेनर्स इन इंडिया। क्लैरिटी है, आई होप। ये तो आपने स्टैटिक पोर्शन में भी जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है, तो एज आई टोल्ड यू, द सुप्रीम कोर्ट opined that mere presence of diverse ethnic groups within the state does not itself constitute a violation of article 29. so they said कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मल्टी एथनिसिटी बिलोंग करते हैं लोग, तो यहाँ पर आर्टिकल 29 का आपको वायलेशन किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ऐसे ही कंक्लूडिंग रिमार्क क्या रहा है उनका, द जजमेंट अंडरलाइंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ओवर सिटीजनशिप। नाउ एज यू नो, अगर हम आर्टिकल 11 की बात करते हैं तो आर्टिकल 5 to 11 आपको क्या देखने को मिलता है, सिटीजनशिप राइट्स देखने को मिलते हैं ना। बेसिकली जब हम आर्टिकल 11 की बात करते हैं, वहां पर जो भी सिटीजनशिप के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसमें सुप्रीमेसी किसको दे रखी है, पार्लियामेंट को दे रखी है। तो अगर कल को पार्लियामेंट कोई भी चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है सिटीजनशिप में, उसका पूरा हक बनता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में लिख रखा है कि यहाँ पर जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड राइट्स हैं वो कौन बनाएगा, इट इज द पार्लियामेंट। क्लैरिटी है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। डन, ओके। नेक्स्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। तो एज यू नो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें यहाँ पर जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है 3 नेशन से, दैट इज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ पर अगर 2014 कट ऑफ डेट रखी गई थी, उसके बाद अगर इंडिया एंटर कर चुके हैं तो उन सबको क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी बाय नेचुरलाइजेशन। वैसे नेचुरलाइजेशन का जो टाइम पीरियड होता है इट इज 11 ईयर्स, लेकिन इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया था, इट वाज 5 ईयर्स, राइट। सो कहा गया था कि जो असम अकॉर्ड है बेसिकली रिडंडेंट हो जाता है, क्योंकि असम अकॉर्ड में कट ऑफ डेट वाज 1971, लेकिन अब आपको कट ऑफ डेट क्या देखने को मिलती है, इट इज 2014। सो बेसिकली ज्यादातर जो लोग यहाँ पर आए थे वो नॉन मुस्लिम ही थे, ज्यादातर 80 लाख अप्रोक्सीमेटली दे वर हिंदूज एंड 20 लाख आपको देखने को मिलते हैं मुस्लिम्स। सो बेसिकली यहाँ पर एक्सक्लूजन किसका किया गया है, नॉन मुस्लिम्स का, सॉरी मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, और इंक्लूजन किसका किया है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज, राइट। सो आई होप ये आपको डिटेल में पता होगा, राइट। आई होप आपको यहाँ पर न्यूज समझ आई हो। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज फीजिबिलिटी ऑफ ग्राम न्यायालय। ना रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है द प्रैक्टिकलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग ग्राम न्यायालय given the inadequate infrastructure of regular courts. ना बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कितनी फीजिबिलिटी है ग्राम न्यायालय बनाने के लिए, क्योंकि जब हम ग्राम न्यायालय की बात करते हैं तो इवेंचुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक अच्छा नहीं, तो ग्राम न्यायालय की फीजिबिलिटी कैसे बन सकती है। सो क्वेश्चन ये उठा है, तभी न्यूज में आपको देखने को मिलता है। सो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय। सो ग्राम न्यायालय की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो लॉ कमीशन ने कही थी 114th रिपोर्ट में, और जो ग्राम न्यायालय एक्ट है वो 2009 में इनैक्ट किया गया है, अप्लाइंग
थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट सर्टन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। सो जो सर्टन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर नहीं है एप्लीकेबल, बाकी हर जगह इनैक्ट किया गया था। इट वॉज ग्राम न्यायालय एक्ट, राइट। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड सर्टन ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। Now, ग्राम न्यायालय, as you know, एक्ट 2008 का था, इसको इनैक्ट किया गया 2009 में, एंड इवेंचुअली यहाँ से आपको ग्राम न्यायालय देखने को मिलते हैं। ना लोकेशन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर होने चाहिए? इट इज़ एट दी इंटरमीडिएट पंचायत। सो एज यू नो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो 3 tier स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो लोअर मोस्ट लेवल पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? विलेज पंचायत के बाद आपको देखने को मिलती है समिति ब्लॉक पे, एंड इवेंचुअली आपको क्या देखने को मिलता है? जिला परिषद, राइट। तो इंटरमीडिएट पंचायत में यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। जो न्याय अधिकारी हैं, दे ऑल्सो मे विजिट दी विलेजेस टू हियर द केसेस। सो न्याय अधिकारी बेसिकली विलेज विजिट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो डिजाइन टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। तो बेसिकली डोर स्टेप जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की गई है, एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने की बात की गई है। एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू, ये हर इंटरमीडिएट पंचायत में बनाए जाएंगे या फिर ग्रुप ऑफ कॉन्टिग्यूअस विलेजेस में लोकेट किए जाएंगे। प्रोसीजर्स की अगर बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों ही ये हैंडल कर सकते हैं यूजिंग अ समरी प्रोसीजर which are with an emphasis on conciliation। कोशिश ये करी जाएगी conciliation, that is ADR mechanisms, alternative dispute resolution mechanisms को यहाँ पर follow किया जाएगा, right। Now flexibility की अगर बात करते हैं, not strictly bound by the Indian Evidence Act, Indian Evidence Act strictly bound नहीं है, they follow the principle of natural justice, right। So again static portion से ज़्यादा related है, that is why I am saying जो आपका ग्राम न्यायालय है ये टॉपिक हम स्टैटिक में भी पढ़ते हैं, so it becomes important for your prelims as well as for your mains। Done। Now appointment of CJI, so news में क्यों रहा है? So Chief Justice of DY of India, that is DY Chandrachud, has recommended Justice Sanjeev Khanna to government for the appointment of as the 51st CJI। So 51st CJI संजीव खन्ना बनने वाले हैं, एंड जो CJI हैं और जो अदर 2 जजेस आपको देखने को मिलते हैं द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नाउ एज यू नो, ये आपको 124 क्लॉज 2 में देखने को मिलता है। इट इज सेड जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा? इट इज द प्रेसिडेंट। ना यहाँ पर आपने स्टैटिक पोर्शन में जरूर पढ़ा होगा द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंसल्टेशन एंड कॉन्करेंस, राइट। सो यहाँ पर क्या सिस्टम डेवलप किया गया था? इट वाज नोन एज द कोलिजियम सिस्टम। सो एज यू नो, जो आपका सेकंड जजेस केस देखने को मिलता है वहां पर इस्टेब्लिशमेंट करी जाती है किसकी? कोलिजियम सिस्टम की, राइट। सो कोलिजियम सिस्टम जो आज आपको प्रेवलेंट देखने को मिलता है, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज लगाना है तो आपको क्या चाहिए? देयर मस्ट बी CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। सो 4 सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पर रेकमेंड करेंगे, नाम किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, एंड प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को। सो बेसिकली यहाँ पर प्रिमेसी किसको दी गई है? कोलिजियम सिस्टम को दी गई है, राइट। सो एज यू नो, जो चीफ जस्टिस है ही शुड बी द सीनियर मोस्ट जज। जो भी सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलते हैं उनको CJI बना दिया जाता है। जो भी आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं वो खुद रेकमेंड करते हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस को टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, हु फॉरवर्ड्स इट टू द PM फॉर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। सो प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है, एंड अप्रूवल जैसे ही मिल जाता है तो अपॉइंट कर दिया जाता है CJI को कन्वेंशनली। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो एज सच नहीं दे रखा, लेकिन कन्वेंशनली क्या किया जाता है? जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको पुट फॉरवर्ड किया जाता है, एंड ही इज मेड द CJI। क्लैरिटी है? नाउ इफ देयर आर डाउट्स अबाउट द सीनियर मोस्ट जज फिटनेस, कंसल्टेशंस विद द अदर जजेस विल अकर। सो कोई भी अगर डिस्प्यूट राइज होता है तो कंसल्टेशन करी जाएगी। नाउ अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं तो एज आई हैव टोल्ड यू, अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये कोलिजियम बनाते हैं जिसमें आपको CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस देखने को मिलते हैं, एंड जो प्रेसिडेंट है ही अपॉइंट्स द सीनियर मोस्ट अवेलेबल जज एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस इफ पोजीशन इज वेकेंट। क्लैरिटी है? आई होप आपको यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम के बारे में जरूर पता होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अबाउट फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, एंड इवेंचुअली जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी जाती है जिसमें आपको NJAC देखने को मिलता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। सो बेसिकली दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवैलिडेट कर दिया गया था, दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। सो इसके बारे में प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर प्रिलिम्स। स्टैटिक पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, राइट। ओके,
नेक्स्ट में मूव करते हैं, दैट इज एनसीपीसीआर, विच इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज रेज्ड concerns by urging a halt to state funding for madrasas unless they adhere to RTE Act. So basically NCPCR ने ये कहा है कि यहाँ पर जो फंडिंग प्रोवाइड करी जा रही है मदरसास को, तो उसको रोक दिया जाए. वाई? बिकॉज इफ दे आर नॉट अधेयरिंग टू RTE. सो अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये अपने आप को लागू नहीं कर रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी फंड्स को रोक दिया जाए. ना एनसीपीसीआर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एज यू नो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बनाई गई थी, दैट इज कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत. ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एटलीस्ट 2 शुड बी वुमेन. वेरी इंपॉर्टेंट. ना इसका मैंडेट क्या है? जो भी लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स चिल्ड्रन के लिए लिए गए हैं या चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, उनके लिए ये मैंडेट दिया गया है. नाउ जो यहाँ पर चाइल्ड की डेफिनेशन है इस पर्टिकुलर एक्ट में, इट इज 0 to 18 ईयर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मेजर चेंजेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जहाँ पर जो एज है उसको वेरी किया गया है, बट स्पेसिफिकली फॉर एनसीपीसीआर यहाँ पर चाइल्ड की एज कितनी दे रखी है? इट इज 0 to 18 ईयर्स. दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. ना फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, जो भी लीगल सेफगार्ड्स दिए गए हैं चिल्ड्रन को, उनको एग्जामिन करना, उनको रिव्यू करना, उनको प्रोटेक्ट करना. ये अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं एनुअली or at intervals deemed appropriate, right? The commission shall not inquire into any matter that is already under consideration by a state commission. So यहाँ पर जो कमीशन है वो बेसिकली अगर स्टेट कमीशन के अंडर है वो काम, तो ऑब्वियसली बात है नेशनल जो कमीशन है वो इंटरवीन नहीं करेगा, ठीक है, या फिर कोई और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर एग्जिस्ट करता है. क्लैरिटी है? सो दिस इज ऑल अबाउट एनसीबीसीआर. नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं, दैट इज सिंबल एलोकेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. ना दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने न्यू रूल्स यहाँ पर न्यू रूल्स अपनाए हैं फॉर द एलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. ना दिस इज इंपॉर्टेंट. इट इज रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह से एलोकेट करने हैं सिंबल्स, उनके लिए नए रूल्स बनाए हैं. Now ECI ने क्या किया है? It has made it mandatory for them to furnish audited accounts. This is very important. यहाँ पर changes introduce किए गए हैं. So जो भी registered unrecognized political parties हैं, अगर उनको symbol चाहिए तो basically उनको अपने जो भी audited reports हैं, accounts हैं, वो 3 financial years की देनी पड़ेगी. Expenditure statement देना पड़ेगा जो लास्ट 2 इलेक्शंस उन्होंने लड़े हैं, और सिग्नेचर चाहिए ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिस बेयरर. ठीक है, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. उसी के बाद आपको सिंबल यहाँ पर दिया जाएगा. नाउ बेसिकली अगर हम रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो दे आर ईदर न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज or those which have not secured enough percentage of votes in the assembly or the general elections to become a state party. Now, or those that have never contested elections after being registered. रजिस्टर तो करा दिया है लेकिन अनरिकॉग्नाइज है. अनरिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? या तो वो न्यूली फॉर्म हुई है, या फिर उन्होंने जब पार्टिसिपेट किया था तो उनको इनफ वोट्स नहीं मिले थे, तो उनको भी हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है. या तो वो जिन्होंने कभी आज तक इलेक्शन नहीं लड़े, रजिस्ट्रेशन तो करवा ली लेकिन कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ठीक है, तो उनको कहा जाता है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल parties. Now, common symbols are provided to RUPPs based upon an undertaking that they would put up at least 5% of total candidates with regard to said legislative assembly elections of the state. So, criteria है simple, you have to remember. Now, आप अपने होमवर्क के लिए प्लीज लिख लीजिए. आपको क्राइटेरियाज बताने हैं कि कब एक नेशनल पार्टी बनती है और कब आपको एक स्टेट पार्टी का recognition देखने को मिलता है. तो क्राइटेरियाज हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जो सिंबल्स हैं जो अलॉट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को एज पर द प्रोविजंस ऑफ सिंबल ऑर्डर बाय ईसीआई. तो सिंबल ऑर्डर जारी किया जाता है ईसीआई के द्वारा, उसी के तहत आपको सिंबल्स मिलते हैं. जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है हैज अ रिजर्व्ड सिंबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनके पास रिजर्व्ड सिंबल है. जैसे अगर हम बात करते हैं बीजेपी का तो कमल का फूल आपको देखने को मिलता है. अगर हम यहाँ पर कांग्रेस की बात करते हैं तो हाथ देखने को मिलता है ना. सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, उनके रिजर्व्ड सिंबल्स रहते हैं दैट इज नॉट अलॉटेड टू एनी अदर कैंडिडेट इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी. कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जिस्ट करे तो उनको वो सिंबल नहीं मिलता है. अगर हम रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, वन ऑफ द फ्री सिंबल्स इज अलॉटेड टू अ कॉमन सिंबल ड्यूरिंग एन इलेक्शन इफ द party contests in 2 Lok Sabha constituencies or in 5% of seats of the assembly or the
स्टेट लेजिस्लेचर। सो बेसिकली आपको यहाँ पर याद रखना है, जो भी रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड तो हैं बट अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनको क्या दिया जाता है, कोई भी फ्री सिंबल जो है उनको एलोकेट कर दिया जाता है अगर वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या फिर 5% ऑफ सीट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। सो दिस इज हाउ द सिंबल इज एलोकेटेड बाय द ईसीआई। ईसीआई ऐसे सिंबल्स एलोकेट करता है फॉर registered unrecognized political parties, right? So new rules हैं that you have to remember. Done. So जो homework मैंने आपको please दिया है, please do read it, because देखिए जब तक करंट अफेयर्स का करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको स्टैटिक पोर्शन से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक से मर्ज होके ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देयर विल बी वेरी वेरी फ्यू क्वेश्चंस जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाई दीज होमवर्क्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। सो जैसा मैंने आपको बताया कि आप क्राइटेरिया बताइए नेशनल पार्टी के लिए, क्राइटेरिया बताइए स्टेट पार्टी के लिए, प्लीज डू लर्न इट एंड देन राइट इट, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।